हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था, ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रख सकूं, तो उसको रहने की भी जगह दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने रामू को अपने घर में नौकरी के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि अपने परिवार को भी लेकर आना। रामू बहुत खूबसूरत लड़का था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं उसे देखती तो वो मुझसे नज़रें चुरा लेता था। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी। हाँ, मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरा पति भी एक सरकारी विभाग में नौकर था। मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में तो मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर रामू के पास ऐसी कौन सी परी थी कि जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी कि मेरा पति ऑफिस चला गया। मुझे अपने पति पर अक्सर यही शक रहता था कि वो किसी से मिलने जाता है। काफ़ी दिन गुजर गए थे कि वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती थी, क्योंकि मेरा पति पहले पहल तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ धीरे धीरे बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊंगी, उसकी सारी सच्चाई पता करूंगी। पर आज जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं अपनी सारी परेशानी भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी कि देखूं तो सही वहां क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहां पहुंची, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैंने आगे बढ़कर अंदर कमरे में झांका तो रामू और उसकी पत्नी बैठे हंस रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों खामोशी से खड़े हो गए। बोले कि माफ़ कीजिएगा मैडम, हम लोग तो खेल रहे थे। ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज़ आपके घर तक भी आई होगी। बस माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रामू ने ये बात भी बड़े हंसने वाले अंदाज में कही थी, जबकि वो और उसकी पत्नी दोनों मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का सांस फूला हुआ था। वाकई वो काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मुझे उनसे जलन हुई और मुझे उसकी पत्नी से भी जलन होने लगी, क्योंकि रामू तो बेहद खूबसूरत था और उसकी पत्नी मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। किसी तौर पर भी ये लड़की रामू के काबिल नहीं लगती थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा था, और एक रामू की पत्नी थी जो मामूली सी शक्ल सूरत की मालिक होने के बावजूद भी इतने खूबसूरत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं रामू को अपना बनाकर रहूंगी और ज़रूर उसको अपने जाल में फंसाऊंगी। मेरा पति भी तो यही सब कर रहा था, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी शर्म और पवित्रता को ही भूल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने रामू से डायरेक्ट कोई बात तो नहीं की, लेकिन वो सारा दिन मेरे दिलो दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज रामू के क्वार्टर में भी कुछ फल वगैरह दे दूंगी। इस तरह ज़रूर वो मेरी तरफ को मुड़कर देखेगा तो सही। वो ये तो सोचेगा कि उसकी मालकिन उस पर क्यों मेहरबान है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब मैंने क्वार्टर पर फल दिए तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मालकिन से फल ले लो, और दूर से ही मेरा धन्यवाद किया। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सुबह होते ही उसकी पत्नी को अपने पास सेवा के लिए बुला लिया कि ये वही हसीना थी जिस पर रामू दिलो जान से फिदा था। मैंने उसे पास बुलाकर उससे बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा, कल्पना, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? कहती कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मेरा दीवाना है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। वो मुझे हंसाने की कोशिश करता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से जल भुन गई थी।
ऐसा भी क्या है तुम्हारे अंदर कल्पना कि वो तुम पर इस कदर फिदा है? वो हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती मैडम जी। मुझ में कुछ है जिसकी वजह से रामू मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा। काला रंग और भद्दे नैन नक्श। आखिर क्या है तुम में? मैंने शरारत से पूछा था। बस मैडम जी, मैं उसकी बहुत सेवा करती हूँ, कभी उसे खुश करने से पीछे नहीं हटती, और वो मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे धर्म ने भी तो यही सिखाया है कि अपने पति के दिल का सुकून बनो, उसकी बेसुकूनी की वजह ना बनो। पति के लिए खुशी ऐसी के वे नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैंने इसी बात को दिल से लगा लिया है बस मैडम जी, और मेरी ज़िंदगी तो बस सुकून से भर गई है। मैं अपने पति के साथ इतना प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया। वाह कल्पना, तुम तो बड़ी शायराना बातें करती हो। पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं। मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। मैडम जी, मैंने पढ़ाई तो नहीं की, मैंने बस अपने धर्म के बारे में ही किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हमारे बड़े इसी को पढ़ाई कहते हैं। ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। मैंने भी दिल में ठान ली कि कल्पना का गुरूर तोड़कर रहूंगी। तो क्या तुम्हारा पति कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की संतुष्टि के लिए पूछा। नहीं मैडम जी, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज कुछ ही महीने में कर दूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई, जैसे मुझ जैसी बेकार औरत को कोई काम मिल गया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने दिन भर के कामों में बिजी हो गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और रामू से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक ग्रुप के साथ काम कर रही थी जो गरीब और विधवा औरतों को सिलाई मशीन पहुंचाते हैं। वो कपड़े सिलाई कर देती थी और इस तरह उनके घर का चूल्हा चलता रहता था। मैंने रामू से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। तकरीबन 3 मशीनें थीं जो मुझे अलग अलग जगहों पर देनी थीं। तुम भी आ जाओगे तो मुझको भरोसा रहेगा। मर्द का साथ होना भी तो ज़रूरी है। रामू ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो अपनी पत्नी को आंख से इशारा करके वापस बाहर आ गया, क्योंकि वो उसे मेरे सामने अपने साथ लगाकर बाय तो नहीं कर सकता था। बाहर से ही उसे इशारा करके आ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने रामू से कहा कि तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द निकले। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी मर्दानगी पर ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब है मैडम जी? मैं कच्चा किस्म का मर्द कैसे हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं की। कल्पना तो दीवानी है मेरी, वो हंसकर बोला। मैंने उससे कहा कि कल्पना क्यों ना हो दीवानी तुम्हारी, वो तो काली कलूटी और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। कल्पना को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तुम्हारी सेवा करे? मेरी बात सुनकर रामू गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है वो मुझे। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो तुम्हें बहुत पसंद है? मैं ये बातें नहीं करना चाहता मैडम जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे और कोई बात नहीं करूँगी। 3 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैंने कहा, रामू, तुमको तो ड्राइविंग आती नहीं और मैं ड्राइविंग करते करते थक गई हूँ। मैं होटल में जाकर खाना खाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर रामू ने साफ मना कर दिया। माफ़ करना मैडम जी, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर खाना नहीं खा सकता। मेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैडम जी देख नहीं रही या देख रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा।
उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। तो मैं क्या अकेली जाऊंगी? तुम में इतनी शर्म नहीं कि तुम अपनी मालकिन को मर्दों से भरे होटल में अकेले भेजोगे? मैंने उसकी गैरत को जगाना चाहा तो वो भी जोश में आ गया। ठीक है मैडम जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं इस बात पर मुस्कुरा दी। हमने होटल में बैठकर खाना खाया। वो कभी कभी मेरी तरफ एक नज़र डाल देता। मैंने उसकी ये नज़रें देखकर कहा कि रामू, क्या तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, ऐसी बात नहीं है मैडम जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे तो तुम्हारी एक नज़र अपनी तरफ चाहिए। मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, पर उस पर तो जैसे कोई असर हुआ ही नहीं था। बस मैं वैसी बात नहीं करना चाहता। वो चुप हो गया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठे। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। जल्दी घर चलिए मैडम जी, मुझे कल्पना की याद आ रही है। जैसे वो मुझे ये बताना चाह रहा था कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बुरे से मूड के साथ गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई थी। तभी रामू ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि ये इसकी वैसी ही नज़रें हैं जैसी मैं उस पर डालती हूँ, पर उसकी नज़रों में तो डर था। सामने आने वाली गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारे कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक न सकी और यूं हम दोनों की गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि ये कोई और कमरा था। मैं सफ़ेद पट्टियों में लिपटी हुई थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया। हे भगवान, कहीं मैं मर तो नहीं गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे शरीर पर सफ़ेद कपड़ा नहीं बल्कि पट्टियां हैं। ये सोचते ही मुझे अच्छा सा महसूस हुआ। तभी एक नर्स कमरे के अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप हस्बैंड वाइफ हैं क्या? उसने पूछा तो मैंने ना में सर हिला दिया। नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, वो तो मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली कि थैंक गॉड, मैं आपके हस्बैंड को फ़ोन करके ख़बर कर देती हूँ। आप उनका नंबर मुझे बता दीजिए। नर्स ने मुझसे मेरे पति का नंबर लिया और फ़ौरन ही जाकर मेरे पति को बुला दिया था। मुझे अपने पति से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरा पति भी आ गया। उन्होंने मुझे देखा और बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी लगातार बंद जा रहा था, शायद इसीलिए कि मेरा फ़ोन टूट गया था। खैर, मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने कहा कि अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। वो हैरान हो गए और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ठीक है, बस नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ लेकर गई थी। मैं उनके मुंह से रामू के बारे में सुनकर बेचैन हो गई थी। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की एक टांग टूट गई है। वो एक टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वो बेचारा तो किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाला जाने उसकी पत्नी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरी एक जिद की वजह से वो बेचारा एक टांग से अपाहिज हो गया। क्या मैं गुनहगार हूँ? ये बातें मुझे परेशान कर रही थीं। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे रामू और उसकी पत्नी की ही थी क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे। और अब अगर रामू के पास कोई नौकरी ना रही तो वो क्या करेगा? मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता। रामू को भी उसी ने रखा था। वो हमेशा काम पूरा लेता
और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उससे रहम की उम्मीद करना बिल्कुल ही बेकार था। खैर, रामू को घर में लाया गया। अब तो वो काफ़ी ठीक हो चुका था, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी ठीक होने में 1 महीना लग गया था। मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो मेरा दिल मचलने लगा। सोचा कि क्यों ना जाकर रामू के हाल चाल पूछूं। खैर, मैं काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी थी, चल फिर सकती थी। उसी दिन मैं रामू के कमरे में चली गई। उसकी पत्नी कल्पना उसके पास बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो पहले से भी ज़्यादा अपने पति का ख्याल रख रही थी। उसे गर्मा गर्म सूप पिलाती तो कभी सर दबाती। ये देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत से बात करता। शायद रामू की उम्र कम थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो इसलिए अपनी पत्नी के बारे में जज्बाती था। वो मुझे देखते ही बोला, मुझसे ज़्यादा तो कल्पना दुखी है, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। तब मैंने उसे साफ कह दिया, खाली पेट तो मोहब्बत से भी नहीं भरता। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करो। वो सर झुकाकर बोला, मैडम जी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस वो अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह ज़िंदगी भर गुजारा कर लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पाँव का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। रामू ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा और कहा, वो क्या शर्त है मैडम जी? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे दोबारा मैडम जी मत कहना। शर्त मैं तुम्हें अभी बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया और कहा कि इस पर साइन करो। रामू ने डरते डरते उस पर साइन कर दिए। दरअसल उसमें लिखा था कि रामू मुझसे शादी करेगा, और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है और काफ़ी पैसे भी लिए हैं। रामू को नहीं पता था कि मैंने उसमें क्यों और किस लिए सिग्नेचर करवाए हैं। खैर, वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी उसे संतुष्टि दी और कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी, जो तुम्हारी देखभाल कर सकें। मैंने रामू को पूरी तरह से शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही जवाब नहीं दिया। खैर, इस वक्त वो बहुत मजबूर था। उसका बच्चा भी बीमार था। वो चाहता था कि किसी तरह वो अपनी बच्ची का खर्चा संभाल सके। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देना शुरू कर दिए। रामू भी खामोशी से इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी पत्नी को तलाक हो जाएगी और रामू मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी, मगर ऊपर वाले का धन्यवाद है कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तरह से नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद रामू जब ठीक होकर मेरे सामने आया तो उसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि वो अपनी खूबसूरती समेत मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही वो मैं हूबहू तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, उसके शब्दों को बदलकर मैं आपको उसका मतलब बता सकती हूँ। उसने तो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया। कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, वो अपने पति से कभी खुश नहीं होती, और मेरी पत्नी के जैसा खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती ही क्या थी? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें कभी किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा। मैंने कहा, हाँ, तुम खूबसूरत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पति खूबसूरत नहीं है, आम सी शक्ल का है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे रामू की बात सच पूछें तो बहुत ही बुरी लगी थी। अगर मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का ख्याल न होता तो मैं अपने पति से कहकर रामू की वो हालत करवाती
कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता, पर मुझे ऊपर वाले का डर था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी ही थी, मैं ही उसे बाहर लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ था। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। रामू के झुठलाने पर आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं रह सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। मुझे उसकी बातें अब सोने नहीं देती। आपके ख्याल में क्या मैं इस सलूक के हकदार थी? मर्द भी तो अपनी मर्जी की औरत से शादी करते हैं, तो फिर औरत क्यों अपनी मर्जी के मर्द से शादी नहीं कर सकती? जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत के खातिर की गई थी। मेरा पति लाख अच्छा सही, पर मुझे पसंद नहीं। तो अगर औरत को अपना पति पसंद ना हो तो वो क्या करे? क्या इसका कोई आसान हल नहीं है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।